हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम टेंस से इंट्रोड्यूस हो गए थे और टेंस से इंट्रोड्यूस होने के साथ साथ हमने ये भी जाना था कि डे टू डे लाइफ में टेंस की क्या इम्पोर्टेंस है। और उसी लेक्चर वीडियो के अंदर मैंने आपको ये भी बताया था कि टोटल 12 टाइप के टेंसेस होते हैं जिसे हम आने वाली लेक्चर्स वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आज उन्हीं 12 टाइप ऑफ टेंसेस में से जो फर्स्ट टाइप ऑफ टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कह सकते हैं, उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले एक बात क्लियर होनी चाहिए कि आखिर हम ये टेंस सीख क्यों रहे हैं। तो अगर बहुत सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो टेंस हम सीख रहे हैं ट्रांसलेशन के लिए। अब आप कहोगे कि ट्रांसलेशन क्या है, तो ट्रांसलेशन मीन्स होता है एक लैंग्वेज को दूसरे लैंग्वेज में चेंज करना। तो यहाँ हम किसको चेंज करेंगे, किसमें, हिंदी लैंग्वेज को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे या इंग्लिश को हिंदी में। तो इससे क्या होगा कि अगर कोई इंग्लिश में बोल रहा है तो वो हम हिंदी में समझ पाएंगे, और अगर हमें कोई चीज इंग्लिश में बोलनी है तो जो हम सोचेंगे हिंदी में उसे हम ट्रांसलेट करके इंग्लिश में बोल सकते हैं। तो यहाँ पे ट्रांसलेट की इंपॉर्टेंस समझते हैं। तो देखो ट्रांसलेट की इंपॉर्टेंस क्या है वो पहले जानो। तो अगर हमें बोलना होता है, हमें स्पीक करना है, मान लो मैं इंग्लिश बोलना चाहता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, देखो सबसे पहले मैं सोचता हूँ, और सोचता किसमें हूँ, हिंदी में, क्योंकि कहीं ना कहीं तो हम बचपन से हिंदी पढ़ते आए हैं, लिखते आए हैं, तो इस कारण से हमारा सोचना हिंदी में होता है। और फिर उसको ट्रांसलेट करता हूँ किसमें, इंग्लिश में, और फिर मैं इंग्लिश में उसे बोल पाऊंगा। तो इस ढंग से ट्रांसलेट करना पड़ेगा हमें इंग्लिश में। ऐसे ही अगर मुझे मान लो कोई इंग्लिश में बोल रहा है तो मैं इंग्लिश में सुनूंगा, फिर उसे हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा और फिर उसे समझ लूंगा कि उसने क्या बोला, ठीक है, हिंदी में। ऐसे ही मुझे कोई इंग्लिश की बुक रीड करनी है, ठीक है, तो मैं उसे इंग्लिश में पढ़ूंगा, फिर उसे हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा मन में, और फिर उसे हिंदी में समझ लूंगा। ऐसे ही मान लो कि मुझे कोई भी चीज लिखनी है इंग्लिश में, तो मैं पहले हिंदी में सोचूंगा, फिर उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करूंगा और फिर इंग्लिश में लिख दूंगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि चाहे बोलना हो, चाहे समझना हो, चाहे पढ़ के समझना हो, चाहे इंग्लिश लिखना हो, सब में ट्रांसलेशन तो हमें करनी ही पड़ेगी। तो ट्रांसलेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है। और ये ट्रांसलेशन हमें कौन सिखाएगा, तो टेंस जानने के बाद हम ये ट्रांसलेशन सीख जाएंगे। यहाँ पे एक और चीज याद रखनी है कि जब हम कोई हमें इंग्लिश बोलता है तो हम कितना समझे ये हम ही को पता होता है, कि हम सही हिंदी समझे कि गलत हिंदी समझे, ये हमारे तक ही रहती है। या फिर हम कोई चीज पढ़ते हैं और वो हमें कितनी समझ आई ये हमारे तक ही रहता है। तो ये दोनों थोड़े आसान हो जाते हैं हमारे लिए। क्या हो जाते हैं, आसान हो जाते हैं। लेकिन वहीं पे अगर मैं बात करूं कि मुझे इंग्लिश बोलना है या इंग्लिश लिखना है तो उस समय पे थोड़ा सा काम डिफिकल्ट हो जाता है। क्यों, क्योंकि वहां पे प्रॉपर इंग्लिश आनी जरूरी है, नहीं तो हम पकड़े जाते हैं, हमारी गलती पकड़ी जाती है कि हमें तो आता ही नहीं इंग्लिश तभी गलत बोल रहे हैं, या हमें आती नहीं इंग्लिश इसीलिए हम गलत इंग्लिश लिख रहे हैं। तो यहाँ पे जो टेंस है उसको आपको सीखना बहुत जरूरी है अगर आप एक प्रॉपर इंग्लिश स्पीकर बनना चाहते हो या एक प्रॉपर इंग्लिश राइटर बनना चाहते हो। तो इसी के लिए जो जितनी भी ये टेंसेस की लेक्चर आएंगी इनमें से किसी भी लेक्चर को स्किप मत करना, छोड़ना मत, सारे लेक्चर को अच्छे से देखना है और इसमें जो भी बातें बताई जाएंगी या जो भी चीजें सिखाई जाएंगी उसको डेली लाइफ में फॉलो करना है। तो आइए अब हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए जो हमारा मेन आज का जो टॉपिक हमें डिस्कस करना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसको समझते हैं। तो पहले इसे एक बार नोट डाउन कर लेना, फिर आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो अगर मुझे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है वो सीखना है तो मुझे किस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, ये कि अगर मैं सोच रहा हूं कोई चीज हिंदी में तो वो जो सोच रहा हूं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही सोच रहा हूं, ये मुझे कैसे पता लगेगा। पहले तो हमें हिंदी में पता होना चाहिए कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है कि नहीं है, उसके बाद तो हम उसका रूल वगैरह लगा के उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो आपको ये जानना जरूरी है क्या
कि आपको हिंदी में कैसे पता चलेगा कि जो वाक्य है, जो सेंटेंस है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। तो इसका सीधा सा तरीका है कि क्रिया के अंत में, क्रिया के अंत में क्या आएगा? ता, ते, ती। ठीक है, तो क्या आएगा? क्रिया के अंत में ता, ते, ती आएगा। ठीक है, और दूसरी चीज जो याद रखनी है, वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में हैं, हूं, हो, ठीक है, आता है। तो यहां पे देखो जो चीज हमने सीखी वो क्या, कि क्रिया के अंत में ता, ते, ती होना चाहिए, वाक्य के अंत में है, हूं होना चाहिए। अगर ये दोनों चीजें हो रही है तो आप समझ जाना कि वो जो हिंदी का वाक्य है वो क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। ठीक है, तो अब यहां पे कुछ उदाहरण देता हूं, उससे समझ लेना। अब उदाहरण में क्या है? तो उदाहरण में जैसे रमेश खाता है, तुम खाते हो, मैं खाती हूं। तो यहां पे मैंने क्या देखा? देखो, ता, ते, ती, क्रिया में ता, ते, ती आया और वाक्य का अंत है, हूं, हो से हुआ। तो ऐसे जितने भी वाक्य होंगे जिसमें क्रिया का अंत ता, ते, ती से होगा और जो वाक्य का अंत है वो है, हूं, हो से होगा, तो ऐसे सारे सेंटेंसेस जो हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आ जाएंगे। और प्रेजेंट इंडेफिनिट आपको पता ही है क्या होता है? ऐसे टेंसेस होते हैं जिसका कि वो कब शुरू हुआ है उसमें क्रिया और कब खत्म होगा नहीं पता चलता। जैसे एग्जांपल के लिए रमेश खाता है, अब इसे पढ़ के आपको ये थोड़ी पता चला कि कितनी देर पहले उसने खाना शुरू किया था और कब खत्म करेगा। यानी इसमें कोई निश्चित नहीं होता समय के बारे में, कितना काल या समय लेगा वो अब खाने में या कब शुरू किया था। तो इसीलिए इनको हम हिंदी में इंडेफिनिट को क्या बोलते हैं? अनिश्चित। ठीक है, अनिश्चित। तो अनिश्चित इसीलिए बोला जाता है इसे। ठीक है, तो यहाँ पे ये उदाहरण समझ आ गए। तो पहले हमने हिंदी में पहचानना सीखा। अब जो अगर कोई कहे कि हमें ट्रांसलेशन सीखनी होती है तो क्या चीज जरूरी होती है? तो रूल सबसे ज्यादा जरूरी होता है। क्या होता है? रूल सबसे ज्यादा जरूरी होता है। लेकिन रूल जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए, मैंने आपको कहा था कि जो भी टेंसेस हम सीखेंगे उसमें 4 टाइप के सेंटेंसेस सीखेंगे। कौन से? 4 टाइप के सेंटेंसेस सीखेंगे। तो पहला एफर्मेटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा इंटेरोगेटिव और चौथा है इंटेरोगेटिव नेगेटिव। तो एफर्मेटिव के अंदर जो है वो सारे सेंटेंसेस आ जाएंगे जो बड़े साधारण होते हैं, जिसमें कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया होगा और ना ही उसमें नहीं किया गया होगा। ठीक है, नहीं आ रहा होगा उस सेंटेंस में, तो उनको एफर्मेटिव कहेंगे। वहीं दूसरी तरफ नेगेटिव इसे कहेंगे जिसमें नहीं आ रहा होगा कहीं ना कहीं, जैसे राधा नहीं खाती है तो नहीं आ गया, तो ऐसे नेगेटिव में होंगे। और तीसरा इंटेरोगेटिव, जिसमें प्रश्न पूछा गया होगा, क्या राधा खाती है या राधा कहाँ जाती है, तो ऐसे सेंटेंसेस जो होंगे वो इंटेरोगेटिव के अंदर आएंगे। वहीं चौथा इंटेरोगेटिव नेगेटिव, जिसमें क्वेश्चन भी पूछा जा रहा होगा और नहीं भी किया जा रहा होगा। जैसे क्या राधा नहीं गाती है, तो क्या क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है और नहीं भी आ गया तो नेगेटिव भी है, तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव। तो हमें ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के चारों टाइप्स के सेंटेंसेस ट्रांसलेट करना सीखना है। तो सबसे पहले हम किससे स्टार्ट करेंगे? एफर्मेटिव से। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एफर्मेटिव। तो एफर्मेटिव के अंदर जो है आपको बस ये चीज क्या है? एफर्मेटिव, तो एफर्मेटिव मतलब सकारात्मक, तो सकारात्मक वाक्य का। तो इसमें सबसे पहले तो इसका रूल पता होना चाहिए। तो रूल क्या है? तो यहाँ पे रूल में या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस जुड़ा होगा। याद होगा मैंने आपको ये पहले भी
बताया था, ठीक है। जब हम सिंपल सेंटेंसेस सीख रहे थे वहां पे मैंने थोड़ा बहुत प्रेजेंट इंडेफिनिट करवाया था और आज फिर करा रहा हूं। सही से सुन लेना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के किसी भी इंग्लिश सेंटेंस के अंदर इज एम आर नहीं आता है। फिर से सुनो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के किसी भी इंग्लिश सेंटेंस के अंदर इज एम आर नहीं आता है, वो कंटिन्यूअस में आता है। तो जब वहां हम करेंगे तो वहां समझेंगे। यहां पे बस याद रखो कि इज एम आर मत लगाना। जो ये क्लास चल रही है इसमें कहीं इज एम आर की बात नहीं होगी, तो इसी कारण से आपको भी नहीं लगाना है और ना ही लगता है। तो यहाँ पे देखो, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किनके साथ लगेगी, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस किसके साथ लगेगा इसको जानते हैं। तो देखो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है प्लूरल वर्ड्स के साथ। किसके साथ? प्लूरल वर्ड्स के साथ। अगर कोई पूछे प्लूरल वर्ड्स क्या होते हैं, तो बहुवचन जो एक से ज्यादा के लिए यूज होते हैं। इसके अलावा वी, आई, यू, दे, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इनके साथ ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रख लेना है, रूल है। तो प्लूरल वर्ड के साथ, वी के साथ, आई के साथ, यू के साथ, दे के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वहीं पे जो सिंगुलर वर्ड होते हैं, एक वचन होते हैं, सिंगुलर वर्ड्स, तो सिंगुलर वर्ड यानी एक वचन, नीचे भी लिख देता हूं इसके एक वचन, ठीक है। तो एक वचन के साथ, ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ या किसी के नाम के साथ, ठीक है, हम क्या लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगाते हैं। तो यहाँ पे हमने जो है एक रूल सीखा कि सेंटेंसेस के अंदर या तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, क्रिया का पहला रूप क्या होता है। तो नॉर्मली जो हम पढ़ते हैं क्रिया वो फर्स्ट फॉर्म ही होती है, जैसे प्ले खेलना ये फर्स्ट फॉर्म ही है, स्लीप सोना ये फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, डू करना ये फर्स्ट फॉर्म है, रिमेम्बर याद करना ये फर्स्ट फॉर्म है। तो ये जो नॉर्मल जो हम वर्ब पढ़ते हैं वो फर्स्ट फॉर्म में ही पढ़ते हैं। तो आपको सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तब लगानी है जब कोई प्लूरल वर्ड हो, आई हो, यू हो, वी हो, दे हो, यानी सारे प्लूरल वर्ड्स के लिए जिसमें आई और यू को भी इंक्लूड किया गया है। वहीं दूसरी तरफ जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ एस और एस के साथ मिलकर कब लगते हैं, जब सिंगुलर वर्ड्स हो यानी एक वचन वाले शब्द हो तब लगाए जाते हैं। तो ये याद रखना। और इसके अलावा ही, सी, इट, नेम के साथ। और ये सारी चीजें जो हैं वो क्या हैं, यानी ये जो बताई गई है सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट जो है, कर्ता जो है, अगर प्लूरल वर्ड हो, वी हो, आई हो, यू हो, दे हो, और अगर कर्ता अगर सिंगुलर वर्ड हो, ही हो, शी हो, इट हो, नेम हो, तो वहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस। अब यहाँ पे बच्चों को ये दिक्कत हो जाती है, ऐसे कौन से वर्ब हैं, ऐसे कौन सी क्रियाएं हैं जिसमें एस या ईएस लगता है। तो आपको मैं जो है ईएस वाले बताऊंगा, तो ऐसे वर्ब्स बताऊंगा जिसमें ईएस लगता है। तो अगर मैं वो बता दूंगा तो उनके अलावा जो भी बचेंगे उसमें एस लगता होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले तो ईएस किनके साथ लगाएंगे, ठीक है। तो व्हेन वी एड ईएस विद वर्ब फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पे याद रखना। तो इसके कुछ वो हैं जो आपको जान लेना। पहला, जब क्या कि जो वर्ड है, वर्ड एंड हो रहा होगा किस पे, एस एच पे, ठीक है, किस पे, एस एच पे, तो यहाँ पे याद रखना है, और एस एस से। तो इन ये दोनों अगर वर्ड एंड हो रहा होगा एस एच से या डबल एस से, तो हम वहां पे क्या लगाते हैं, ईएस लगाते हैं। देखो जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे मैं ले लूं मिस, ठीक है, मिस मतलब होता है किसी चीज को अब याद करना या छोड़ना, ठीक है, जैसे आई मिस यू, तो इसका क्या हो जाएगा, मिसेस, ठीक है। तो इसमें ईएस लगेगा, सीधा एस नहीं लगेगा, ईएस लगेगा, क्योंकि मैं क्या बता रहा हूं, कौन से ऐसे वर्ब होंगे जिसका एंड ईएस से होगा। तो ऐसे वर्ड जिसमें एस एच आ रहा होता है, डबल एस आ रहा होता है, तो वो मिसेस। ऐसे ही जो है आप कर सकते हो, जैसे पुश, तो एस एच से एंड हो रहा है, देखो यहाँ डबल एस से हो रहा था या एस एच से हो रहा है, तो यहाँ हो जाएगा पुशेस, ठीक है। तो ईएस आ गया, तो यानी डबल एस से एंड होने वाले वर्ड्स के साथ ईएस लगता है,
या SH से एंड होने वाले के साथ ES लगता है। और इसके अलावा और देखते हैं दूसरा कि O से, यानी क्या, जो वर्ड O से एंड हो रहे होते हैं, जैसे DO, GO, तो वहां पे डज, GOES, गोज, तो O से एंड होने वालों के साथ भी ES लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे दो टाइप्स बताए जहां पे वो लगते हैं। और तीसरा आप ये भी जान सकते हो, जो वर्ड, जहां पे देख लेना, वर्ड एंड होते हैं किसी भी कॉन्सोनेंट से, कॉन्सोनेंट प्लस वाई, जैसे यहाँ पे आपको याद रखना ऐसे वर्ड जो कॉन्सोनेंट याद है ना क्या थे, यानी AEIOU को छोड़ के सारे जो थे वो कॉन्सोनेंट थे। तो कॉन्सोनेंट और वाई से एंड होने वाले जो वर्ड्स होंगे ना, तो उसमें भी ES लगता है। जैसे यहाँ पे देखो क्राई, अब क्राई जो है इसमें क्या है, ये कॉन्सोनेंट है R और फिर Y लग रहा है, तो कॉन्सोनेंट प्लस Y से जो एंड हो रहे होंगे उसके साथ भी लगता है ES। लेकिन इसमें एक और चीज याद रखना, Y जो है वो I बन जाता है, CRIES, क्राइस। ठीक है, ऐसे ही फ्राई, FRY, तो FRIES, फ्राइस। तो यहाँ पे देखा Y जो है वो I बन जाता है, ठीक है, और अंत में ES लग जाता है। कब? जब कॉन्सोनेंट प्लस Y से एंड हो रहा होगा। तो यहाँ पे हमने 3 तरीके के वर्ड्स पढ़े, उनका जब हम क्या करेंगे कि उसमें हम ES जोड़ते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए कि ऐसे वर्ड्स मिलेंगे या ऐसी हमें जब वर्ब मिलेगी, ठीक है, जो एंड हो रही होगी किससे, SH से या डबल S से, तो वहां पे जो है हम क्या लगा देंगे, ES लगा देंगे उसमें। ठीक है, इसमें देखो जब मिस लिखेंगे तो इसमें हम सिर्फ S नहीं लगाते, ठीक है, या पुश लिखेंगे तो सिर्फ S लगा के नहीं करते, इसमें ES लगता है। वैसे ही जो वर्ड या जो वर्ब जो हैं वो किससे, O से एंड हो रहे होंगे, तो उसको प्लूरल या नॉर्मली उसमें ES लगता है। देखो ES, डू और गो में। ऐसे ही ऐसे वर्ड जो या ऐसे वर्ब जो कॉन्सोनेंट और वाई से एंड हो रहे होंगे, तो आर से एंड हो रहे हैं, ठीक है, आर और वाई से, तो आर कॉन्सोनेंट है, वाई, आर कॉन्सोनेंट है, वाई, तो उसके साथ जो है ES लगता है। लेकिन एक चीज और एक्स्ट्रा होती है, वो वाई जो है वो आई बन जाता है। ठीक है, और एक स्पेशल केस और याद रख लेना, स्पेशल केस। अब स्पेशल केस क्या है कि हर बार वाई से एंड होने वाले के साथ ES नहीं लगता। अगर वोवेल, वो वर्ड जो है, ठीक है, या वर्ब जो है वो वोवेल प्लस वाई से एंड हो रहा है, तो वहां पे जो है ES नहीं लगता। जैसे एग्जांपल के लिए SAY, तो कहीं वो हो सकता है ना IES लगा देते हैं, यहाँ पे नहीं, इसमें सीधा आता है सेज। ऐसे ही WAY, वेज, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये वोवेल है और ये वाई है, तो सीधा S लग गया, IES नहीं लगा। लेकिन यहाँ पे कॉन्सोनेंट था और वाई था, तो IES लग गया। तो ये समझ आ गया कि नॉर्मली ऐसे वर्ड जो SH से एंड हो रहे होंगे या डबल S से या O से या कॉन्सोनेंट प्लस Y से, तो उसमें आप ES लगाना उसके वर्ब में। ठीक है, क्या लगाना, ES लगाना। और इसके अलावा जितने भी वर्ब होंगे बचे हुए, उनमें आप नॉर्मल S लगाना। ये याद रहेगा, ये तब के लिए जब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ S या ES वाला केस होगा। तो ES कौन से वर्ब में लगता है वो बता दिए। जैसे एग्जांपल के लिए मुझे ये लिखना होगा, राधा, राधा, ठीक है, गो टू पार्क, तो यहाँ पे मैं गो नहीं लिखूंगा, क्योंकि राधा जो है वो नाम है, यहाँ देखो नाम है, और नाम के साथ जो है मैंने आपको इसको यहाँ लिख के दिखाता हूँ। देखो, राधा गो टू पार्क, तो यहाँ पे सबसे पहले राधा नाम है, और नाम के साथ मैंने कहा था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ S या ES आएगा। अब कंफ्यूजन ये है कि S आएगा गो में कि ES आएगा। तो मैंने आपको बताया ना, O से एंड होता है, उसमें क्या आता है, ES आता है। तो यहाँ पे हम गो ना लिख के क्या लिखेंगे, गोज, याद रहेगा। ऐसे ही यहाँ पे एक और चीज हम करते हैं, राधा में ही लिखता हूं, राधा प्ले क्रिकेट। तो यहाँ पे मैंने देखा कि राधा, ठीक है, और प्ले, अब प्ले में PLAY, यानी A वोवेल और Y, तो यहाँ पे
वोवेल प्लस वाई वालों के साथ सीधा एस लगता है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा, और ये नाम है तो राधा, ठीक है, प्लेस क्रिकेट। तो यहाँ पे मैंने क्या देखा, यहाँ पे मैंने देखा कि प्ले आया था, प्ले जो है वो वोवेल प्लस वाई से एंड हो रहा है, तो इसमें प्लेस आएगा, ठीक है, ईएस नहीं लगेगा, एस लगेगा। और इसी के जगह पे अगर मैं ये लेता वी प्ले क्रिकेट, अब यहाँ पे जो है ना मैंने सिर्फ प्ले लिखा, एस ईएस की बात ही नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि वी, और वी के साथ क्या आता है, यहाँ पे देखो वी के साथ आता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, एस ईएस की बात ही नहीं आती, ठीक है। तो ये सब चीजें आएंगी ना, सिंगुलर वर्ड ही सी इट नेम सब्जेक्ट के जगह पे, तब जाके यहाँ पे आपको देखना है एस ईएस लगेगा कि नहीं। तो ईएस वाले तो मैंने सारे बता ही दिए, ईएस किन वर्ब में आते हैं, और उनको छोड़ के जो भी बच्चे सब में ऐसे आते हैं। और ये कब, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ईएस वाला कंडीशन आएगा, यानी ये सब सब्जेक्ट होंगे तब। अगर ये सब्जेक्ट के तौर पे आ जाए तब तो कुछ देखना ही है, तब तो सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देना, एस ईएस पे कंफ्यूज ही नहीं होना। तो ये क्लियर है। तो यहाँ पे हमने रूल सीखा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कब आएगी, प्लूरल वर्ड वी आई यू दे के साथ, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ईएस कब लगेगा, सिंगुलर वर्ड्स ही सी इट नेम के साथ। और ये भी बता दिया ऐसे कौन से वर्ब हैं जो एस लगवाते हैं, ऐसे कौन से वर्ब हैं जो ईएस लगवाते हैं। तो वर्ब, ऐसे वर्ब जो ईएस लगवाते हैं वो एंड होते हैं एसएच से या डबल एस से, या तो एंड होते हैं ओ से, या एंड होते हैं किसी कॉन्सोनेंट और वाई से। और इनके अलावा जो भी वर्ब होते हैं वो एंड होते हैं सीधा एस से, ईएस से नहीं, ठीक है। तो बस ये क्लियर था, तो इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं इसका फॉर्मेट जानने पे, यानी हम कर क्या रहे हैं, फिर से एक बार सुन लो। प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस स्टार्ट किया है, उसमें हम एफर्मेटिव सेंटेंसेस की ट्रांसलेशन सीख रहे हैं, ठीक है, किसकी, एफर्मेटिव की। तो एफर्मेटिव का रूल हमने सीख लिया। अब आते हैं फॉर्मेट पे, किस पे, फॉर्मेट। फॉर्मेट क्या होता है, ये कौन सी चीज कहाँ पे प्लेस करेंगे। तो फॉर्मेट में याद रखना, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लगाना होगा, फिर जो है हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ईएस, ये तो डिसाइड करेगा कि सब्जेक्ट कैसा है, ठीक है। उसके बाद अगर प्रीपोजिशन कोई आती है तो प्रीपोजिशन, नहीं तो ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये फॉर्मेट हो गया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट। ये सारी चीजें क्लियर कर चुका हूँ क्या होती है, तो अभी इस पे कंफ्यूज मत होना कि इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या। ये सारी चीजें पहले आपको क्लियर की जा चुकी है। तो हमने रूल सीख लिया, हमने फॉर्मेट सीख लिया। अब आते हैं कुछ एग्जांपल्स करके ट्रांसलेशन पे, ठीक है। एग्जांपल के थ्रू हम ट्रांसलेशन सीखते हैं। तो देखो यहाँ पे अगर मैं कुछ भी लिखता हूँ, यहाँ पे अभी अब ऐसे लिखता हूँ कि हम पाठ याद करते हैं, ठीक है। अब इसमें जो सबसे पहली चीज आपको वो होनी चाहिए क्या, कि सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट है हम करने वाले हैं, बी लगा दिया। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ईएस आएगा, इस पे कंफ्यूजन। तो मैंने बताया था अभी रूल थोड़ी देर पहले कि वी के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है क्योंकि प्लूरल है। तो वी लर्न, याद करने को क्या कहते हैं, लर्न, ठीक है। मैंने आपको कहा है कि डेली पे वोकैबुलरी पे काम करो, याद करना मतलब लर्न, वी लर्न। और क्या याद करते हैं, अंत में क्या चीज आती है, ऑब्जेक्ट, क्योंकि प्रीपोजिशन कोई है नहीं तो इसे छोड़ देंगे, सीधा ऑब्जेक्ट लिख लेंगे। तो वी लर्न चैप्टर, ठीक है। तो हम पाठ याद करते हैं। ऐसे ही मैं और कुछ सेंटेंसेस लूं, जैसे ये लिख सकते हैं, लड़के पतंग उड़ाते हैं। अब लड़के के जगह पे लड़का कर देता हूँ, वो बेटर समझाने के लिए। देखो लड़का पतंग उड़ाता है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या चीज ढूंढनी होती है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, लड़का, लड़के को क्या कहते हैं, बॉय। एक ही लड़का है तो बॉय, लड़के होता तो बॉयज। अब इसके बाद क्या चीज आती है, देखो सब्जेक्ट के बाद क्या चीज आती है, वर्ब आती है, ठीक है। अब वर्ब में वर्ब सीधा आएगी कि उसके साथ एस ईएस जुड़ा होगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है
कि लड़का सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगता है, तो यहाँ पे उड़ाना आ गया फ्लाई। अब फ्लाई जो है क्या है, कॉन्सोनेंट है और इसके साथ वाई लगा हुआ है, तो कॉन्सोनेंट वाई वाली मैंने बताया था कि उनके साथ वाई हट के आई ई एस आ जाता है, तो बॉय फ्लाइज काइट। ठीक है, लड़का पतंग उड़ाता है, बॉय फ्लाइज काइट। इसी के जगह पे अगर ये होता लड़के, या ऐसे लिख देता हूं, लड़कियां खाना पकाती है। ठीक है, तो यहाँ पे लड़कियां खाना पकाती है, तो यहाँ पे जो है लड़कियां क्या हो जाएगा, गर्ल्स, और पकाना, क्योंकि वर्ब जो है पकाना है तो कुक। अब यहाँ पे गर्ल्स है, प्लूरल वर्ड है, तो यहाँ पे एस ई एस नहीं लगेगा, सीधा कुक रहेगा, गर्ल्स कुक, और क्या पका रही है, खाना, तो फूड। तो ये हो गया। ऐसे ही मैं कह दूं और अगर सेंटेंसेस लें तो बच्चा रोता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है बच्चा रोता है, बच्चा क्या हो गया, चाइल्ड, सिंगुलर है, बच्चे नहीं है, चाइल्ड, और रोने को जो है वीप्स, क्योंकि सिंगुलर है तो एस आएगा, और अगर प्लूरल होता तो एस या यस नहीं आता, और क्योंकि ये जो है वो नॉर्मली उनमें नहीं आता जिसमें यस लगता है, मैंने बताया था यस किसके साथ आता है, ओ से एंड होने वाले, एस एच ई एस से एंड होने वाले। ठीक है, इसके अलावा कह सकते हो कॉन्सोनेंट और वाई से एंड होने वालों के साथ यस लगता है, तो चाइल्ड वीप्स या क्राइज, तो इन दोनों में से आप एक चीज लिख सकते हो, क्राइज। तो वीप्स मतलब भी रोना होता है, तेज तेज आड़े मार के, क्राइज मतलब चिल्लाना और रोना भी होता है, तो चाइल्ड वीप्स या क्राइज। ठीक है, दोनों से एक चीज। तो ऐसे ही हम जो है ईएस वाले और भी ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे ले सकते हैं कि वह अपना, या वह नॉर्मली विद्यालय जाता है। ठीक है, वह विद्यालय जाता है, तो ही गोज टू स्कूल। तो यहाँ पे हमने देखा सब्जेक्ट था ही, उसके बाद हमें क्या लगाना होता है, वर्ब लगाना होता है, वर्ब था गो, और सिंगुलर था ये ही था, तो इसके साथ गो के साथ एस नहीं लगता, ईएस लगता है, तो गोज टू स्कूल। तो यहाँ पे हमने जो है कुछ एग्जाम्पल ट्रांसलेशन करके देखा, फिर से एक बार देख लो। सारे सेंटेंसेस ऐसे हैं जिसमें ता, देखो ते, ता, ती, यानी ताते ती लग रहा है, और हैं। ठीक है, कहीं पे हूं भी लग रहा है, जैसे मैं ये बोल देता, मैं किताब पढ़ता हूं। ठीक है, तो आई रीड बुक। तो क्या होगा कि ऐसे सारे सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं जिसमें ता, ते, ती आ रहा है क्रिया के अंत में, और वाक का अंत है हूं, हो से हो रहा है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है वो यही होते हैं। डेली रूटीन में बोलने वाले सेंटेंसेस जो डेली रूटीन में हम अक्सर बोलते हैं, मैं खाता हूँ, मैं जाता हूँ, वो पढ़ता है, मम्मी खाना पकाती है, भाई पढ़ता है, हम खेलते हैं, तो ऐसे ता, ते, ती और है, हूं, हो से अंत होने वाले सारे सेंटेंसेस। और इनकी ट्रांसलेशन के लिए जो रूल था वो यही था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तब लगेगी जब कोई प्लूरल वर्ड होगा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस तब लगेगा जब सिंगुलर वर्ड होगा, ही, सी, इट किसी का नाम होगा। ठीक है, क्लियर है। और यहाँ पे हमने कुछ एग्जांपल लेके भी समझ लिया। तो ये जो सारे सेंटेंसेस हमने पढ़े हैं वो किसके लिए पढ़े हैं, एफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के। अगली लेक्चर वीडियो के अंदर जो है वो हम क्या पढ़ेंगे, नेगेटिव भी पढ़ेंगे, इंटेरोगेटिव भी पढ़ेंगे, और इंटेरोगेटिव नेगेटिव भी पढ़ेंगे। उसे करने के बाद हमारा जो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है वो पूरा खत्म होगा। तो आज के लिए आप इसे ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना, और ऐसे सेंटेंसेस बना के देखना जिसका अंत ताते ती से हो रहा हो, है, हूं, हो से, और उसको ट्रांसलेट करना इंग्लिश में। और ये चीज ध्यान रखना, इज एम आर मत लगाना, इज एम आर होता ही नहीं है इसमें। नॉर्मली सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी
तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस आएगा, लेकिन ये दोनों में से कौन सा आएगा ये किस पे डिपेंड करेगा, सब्जेक्ट पे। ठीक है, ये रूल में बता दिया था। और लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा, अगर प्रीपोजिशन है तो ऑब्जेक्ट से पहले प्रीपोजिशन भी लगवा देना। तो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं इसके और जो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हैं उसके साथ।